धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है वर्ड यूज़ कर रहा हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि आज़ाद सहाफ़त के मैदान में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका निभा रहा है, तो भैया अखबार भी खरीद के पढ़ते हो ना। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के चैनल देखने के लिए अपने घर में टाटा स्काई, एयरटेल या वीडियोकॉन जो भी लगा हुआ है उसको रिचार्ज कराते हो ना। तो ऐसे ही धाकड़ खबर को देखने के लिए भी कुछ हेल्प करो, कुछ खर्च करो। तरीका क्या है? आप लोग पेटीएम कर सकते हैं या फ़ोन पे कर सकते हैं। नहीं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, जहाँ 3 डॉट बने आते हैं वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेल एक बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखा होगा सपोर्ट फॉर धाकड़ खबर, या हम लोग कमेंट में भी उसको लगा देते हैं। उस पर भी क्लिक करके आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। क्या करें? जब तक दुकान चल रही है तब तक आप मज़ा लेते रहिए। जब दुकान बंद हो जाएगी हम भी अपने घर जाके फिर मज़े करेंगे। चलते हैं बुलेटिन की तरफ। पहली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो ना बताएंगे आपको, क्योंकि वो तो लगे हैं इस बात को साबित करने में कि साहब पूरे बॉलीवुड में सुट्टा मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूं। देश के 3 बड़े अखबारों में काम किया है। अमर उजाला से शुरुआत की, हिंदुस्तान अखबार में काम किया, दैनिक जागरण में 2 महीने ही काम कर पाया। उसके बाद आपके सामने यहाँ 3.5 साल से बैठा हूँ। 99% से ज़्यादा पत्रकार पियक्कड़ हैं, दारूबाज हैं, अय्याश हैं, और ये कहते हैं मैं उन्हीं के बीच रहा हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ, कोई ऐब नहीं है। वो कहते हैं अरे कैसे पत्रकारों के बीच में रह पा रहा है तू? क्योंकि पत्रकारों का पुलिस वालों से उठना बैठना, यहाँ उठना बैठना, हर ऐब शबाब पत्रकारों में है। और वो जो एंकराइन चिल्ला रही हैं रात दिन, अगर मैं आपसे कहूँ कि उनका मेडिकल करवा दीजिए, पता चल जाएगा उनकी औकात क्या है। दारू पिए बगैर हाथ कांपते हैं, जबान नहीं चल पाती है। थोड़ी देर एंकरिंग करने के बाद बाहर जाके सुट्टा मारती हैं। वो सिगरेट में जो सुट्टा मारती हैं, क्या वो सिगरेट भरी हुई होती है या भरी हुई नहीं होती है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन मेडिकल उनका भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो पूरे देश में तंत्र फैला हुआ है बाबाओं का, चाहे वो दरगाहों पर फैला हो, चाहे वो आश्रमों में फैला हो, वो जो सुट्टा मार रहे हैं उनकी भी थोड़ी खबर ले लो, कहाँ से उनके पास सुट्टा आ रहा है। और जो आपको आश्रमों में दिखाई देते हैं ना लोग कि विदेशी लोग आ रहे हैं, बड़ा मौन लगा रहे हैं आश्रम में, मौन कुछ नहीं लगाते, सुट्टा मारना आसानी से मिल जाता है वहाँ, इसलिए आकर वहाँ पे वो मस्ती करते हैं। तो वो ये खबर आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि उस खबर को बताने में पैसा लगता है, इस खबर को बताने में उनकी पौं बारह हो जाएगी। पाकिस्तान से व्यापार करने वाले व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, और इसे कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के खिलाफ तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है। लेकिन भोंपू मीडिया नहीं बताएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। उनका जुगाड़ बड़ा है, वो बताएंगे तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती है, ये तो आप जानते ही हैं। 14 फरवरी याद होगी आपको 2019 की, पुलवामा अटैक हुआ था। 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद फौरन मोदी सरकार ने एक फैसला लिया कि पाकिस्तान से आने वाली चीज़ों पर, पाकिस्तान जाने वाली चीज़ों पर 200% कस्टम वसूला जाएगा। अब ये 200% कस्टम इन्होंने तो लगा दिया, जो व्यापार कर रहे थे उनको दिक्कत होने लगी, वहाँ से सामान खरीद के लाए, 200% कस्टम दिया, सामान महंगा हो गया तो यहाँ बेचे कैसे? यहाँ से जो सामान खरीदा उस पर 200% कस्टम लगेगा, वो जाके वहाँ जो है उस भाव में बिकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ और भाव में तय कर रखा है। तो इनके सामने दिक्कतें हो गई, इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ती चली गई। ये लोग हज़ारों करोड़ की कस्टम ड्यूटी के नीचे आ गए। इस मामले को लेकर पहले पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा ना भैया, हम तो कोई रियायत ना देने के, तुम्हें आगे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट आ गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ी राहत दी और कहा है कि जो पुराने भाव हैं कस्टम ड्यूटी के, जो पुरानी दरें हैं, पुराना रेट है, उसी हिसाब से इनसे कस्टम ड्यूटी वसूली जाएगी। 200% जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है वो इनसे नहीं वसूली जाएगी। तो ये राहत मिलने के बाद ये लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन आप यहाँ एक सवाल और ध्यान से सुनिए। इधर पुलवामा अटैक हुआ, जवान शहीद हुए, लेकिन व्यापार बंद नहीं हुआ जी। 200% कस्टम लगा दिया, लेकिन व्यापार बंद नहीं हुआ पाकिस्तान से। इधर यहाँ चाइना जो है गलवान में हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा था, और उधर ये मोदी सरकार वहाँ से लोन उठा के ला रही थी बैंक से। तो इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा अलग है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया आपके सामने नहीं रखता तो चीज़ें आपके सामने नहीं आ पाती हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया और व्यापारियों को बड़ी राहत दे दी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
सुदर्शन टीवी ने किया है नियमों का उल्लंघन, आखिर मान गई है मोदी सरकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा है कि हाँ जी, हम मानते हैं सुदर्शन टीवी ने अपने बिंदास बोल प्रोग्राम के जरिए जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। हमने उसको नोटिस जारी कर दिया है, 28 सितंबर तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। अगर उन्हें 28 तारीख तक जवाब नहीं दिया तो हम उसके खिलाफ एक तरफा एक्शन ले लेंगे, यानी कि उसका पक्ष पड़े ही ना आए, फिर भी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए। नोटिस जानते हैं कब जारी हुआ? 23 सितंबर को। पिछले 6-7 दिन से मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें आपको, देश के 6-7 पूर्व जो अफसर हैं वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि बिंदास बॉल के जरिए जो ये साबित करने की कोशिश की गई यूपीएससी में कि घुसपैठ कर रहे हैं मुसलमान और यहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है जिहाद की तरह, आईएएस आईपीएस यहाँ बन के निकल रहे हैं, ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो उसके बाद लगातार कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। अब जाकर केंद्र सरकार कह रही है कि साहब हमने नोटिस जारी कर दिया था 23 तारीख को, 28 को हमने जवाब मांग लिया, जवाब नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप एक काम करो, तब तक हमें थोड़ी मोहलत तो दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, एक शर्त के साथ आपको हम मोहलत दे रहे हैं, अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, लेकिन शर्त है जो वो इस प्रकार है कि नोटिस के बाद जब उसका जवाब आएगा उसके बाद जो आपको एक्शन लेना है वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा सरकार को अब वो एक्शन लेना होगा। लेकिन लोगों का कहना यह है कि अब सुदर्शन टीवी को बचाने के लिए सरकार ने नोटिस जारी कर दिया ताकि कोर्ट में खड़े होकर वो कहे कि आप कुछ एक्शन मत लो, कोर्ट एक्शन ना ले, सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। यानी कि सरकार का एक पैंतरा है जो सुदर्शन टीवी के साथ खड़े होने की साफ साफ गवाही दे रहा है। बता दें, अब से पहले सरकार बार बार कोर्ट में जा रही थी और कह रही थी ना जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक ना लगाओ, रोक लगानी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगाओ, उसके लिए पहले कानून बनाओ, उसके लिए पहले नियमावली जारी करो। लेकिन अब कह रही है हमने नोटिस भेज दिया, यानी कि अब उसको बचाने के लिए नया पैंतरा निकाल लिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। किस मामले में जाएगी पहले वो मामला बता देते हैं। हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अभी हाल फिलहाल में एक फैसला सुनाया जिसमें कोर्ट ने कहा अरे भैया ये किस तरीके से कर दिया तुम लोगों ने कि ज़िले के लोगों को ही ज़िले में नौकरी दी जाएगी, दूसरे ज़िले के लोगों को इस ज़िले में नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये तो 100% एक तरीके से आरक्षण वाली व्यवस्था होगी और 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह असंवैधानिक है। इसलिए हम चतुर्थ और जो है तृतीय श्रेणी की जो भर्तियां हैं उनको रद्द कर देते हैं। लेकिन उस फैसले में 2 चीज़ें कोर्ट ने कही कि हम 13 जिलों में तो इन नियुक्तियों को रद्द करते हैं, 11 जिलों में इन नियुक्तियों को रद्द नहीं करते हैं। तो इसके बाद अब बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हेमंत सोरेन सरकार। साथ ही जो टीचर्स हैं इन फैसले के बाद जो बेरोज़गार हो गए हैं जिनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, उन्होंने भी ये फैसला लिया है। 8,423 उनकी तादाद बताई जाती है कि वो अलग से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उनका कहना है ये क्या फैसला है, 11 ज़िलों के लिए अलग और 13 ज़िलों के लिए अलग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेहुल चोकसी का नाम सुना है ना जी, जिसे मोदी जी भाई मेहुल चोकसी कहते हैं, और नीरव मोदी जो भाग गया है उसका मामा है, यानी कि मामा भांजे करोड़ों की चपत लगा के देश से भाग गए हैं। मीनू मोदी तो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन साहब जो मेहुल चोकसी है वो खुला घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन की खबरें भी नहीं आ रही है, उसको कोई ऐसी भी खबरें नहीं आ रही कि उसको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। वो एंटीगुआ की नागरिकता लेके मज़े कर रहा है साहब। आजकल वो बड़ा परेशान है, परेशान क्यों है वो भी जान लीजिए। नेटफ्लिक्स आप जानते होंगे, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़ॉन, ये नए नए प्लेटफॉर्म आजकल पैदा हो गए हैं। लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा मिल रहा है लोगों को, और वो भी मोबाइल में ही मिल जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कहीं भी बैठे, अब तो आप खेत में भी चले जाओ ना, वहाँ भी केला बैठा आदमी बोर नहीं हो रहा जी, अपना भैंसों को खोल दे, भैंस से चल रही और अपना मोबाइल देख रहा है जी, खेत में पानी चला दिया अपना बैठा। पहले क्या करता था, बैल के गले में रेडियो लटका के अपना मनोरंजन करा रहता बेचारा, अब तो मोबाइल से रख बैठा और अपना उसी से अपना काम चला रहा, सुनने का नहीं देखने का भी मज़ा ले रहा। तो वो परेशान इस बात से है। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आने वाली है और उस वेब सीरीज़ में मेहुल चोकसी की कहानी दिखाई जा रही है। मेहुल चोकसी का कहना है साहब इसमें
जो है वेब सीरीज़ के आने के बाद मेरे खिलाफ जितने भी केस भारत के अंदर चल रहे हैं उन पर गलत असर पड़ेगा, ये वेब सीरीज़ जो है उनको प्रभावित करेगी, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा हम तो ना लगाते भाई रोक, जा अपने घर को। तो ये हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के खिलाफ पहुंच गई जी डबल बेंच में। तो चीफ जस्टिस ऑफ जो है दिल्ली यानी कि DN पटेल और उनके साथ प्रतीक जालान की बेंच के सामने मामला पहुंचा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है आपकी बात को सुनते हैं, लेकिन जितने आप जो है बात कर रहे हैं उसूल की, सिद्धांत की, क्या आपने उनको कभी निभाया है? भाई करोड़ों रुपए लेके भाग्य हो, तो जो बात कर रहे हो कि उसूल और सिद्धांत की, तो गरीबों का पैसा लेके भाग्य और देश में आने को तैयार नहीं हो। ये सवाल हाई कोर्ट ने उनके वकील से पूछा है। इनके वकील का कहना है साहब 29 सितंबर जो आपने अगली तारीख रखी है सुनवाई की, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आप इस फिल्म का जो है हमें स्क्रीनिंग करा दें ताकि हमें पता चल जाए इसमें क्या गलत क्या सही दिखाया जा रहा है। बता दें आपको बैड बॉय बिलियनियर्स जो है के नाम से वेब सीरीज़ आ रही है, उसकी प्री स्क्रीनिंग देखना चाहते हैं मेहुल चोकसी और उनके वकील, ताकि उनके खिलाफ जो आ रहा है उसके बारे में उनको पहले से पता चल जाए। सिंगल बेंच ने तो रोक ना लगाई ना इनको दिखाई। अब हाई कोर्ट ये डबल बेंच में आए हैं तो इसने भी रोक नहीं लगाई, ना ही इनको दिखाने का कोई आदेश सुनाया है, लेकिन 29 तारीख इस मामले में लगा दी है। नेटफ्लिक्स के जो एडवोकेट हैं जिनका नाम बताया जा रहा है नीरज किशन कौल, उन्होंने कहा कि इस पूरी फिल्म के अंदर हमने मेहुल चोकसी के नाम का कोई इस्तेमाल नहीं किया। ये बात हम सिंगल बेंच के सामने भी रख चुके हैं और अब हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ये बेवजह इस मामले को कोर्ट में घसीट रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में होगा क्या। अब मेहुल चोकसी से बड़े गुरु जो हैं यानी कि आसाराम की बात कर लेते हैं। जानते होंगे ना आसाराम रेप के, हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, पता नहीं कैसे कैसे मामलों में बंद हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें बापू कह रहे हैं। एक वो राम रहीम हैं, वो भी मर्डर में, रेप में बंद थे, जमानत पे छूट चुके हैं क्योंकि दोबारा से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, दे दिया उनको पैरोल। उन्हें लोग पिताजी मान रहे हैं। भैया श्रद्धा आस्था से कोई सौदा हो नहीं सकता। तो मैंने आपके सामने 2 पहली खबरें रख चुका हूँ। मैंने बताया कि आसाराम पे किताब लिखी जा रही है, उस पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगने के खिलाफ वो मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। दोनों खबरें आपके सामने रख चुकी थी, तो अब आपको ये भी जानना चाहिए कि हाई कोर्ट ने क्या किया। तो भैया हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और किताब पर लगी रोक को हटा दिया, यानी कि आसाराम पर लिखी गई अब किताब आप पढ़ सकते हैं। आपके सामने ये किताब आ सकती है। उस दिन भी मैंने खबर रखते हुए आपके सामने जिक्र किया, क्या ये स्टंट था किताब को मशहूर कराने के लिए? इस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जस्टिस नजमी वजीरी की बेंच ने किताब पर लगी रोक हटाते हुए कहा पब्लिशर से कि हम एक शर्त लगा रहे हैं, आपको किताब उसी शर्त के साथ पब्लिश करने दी जाएगी। किताब के पहले पन्ने पर यानी कि किताब के आगे और किताब के पीछे आपको एक डिस्क्लेमर छापना पड़ेगा और डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा कि ये मामला आसाराम से जुड़ा हुआ अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। निचली अदालत से इनको सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट में विचाराधीन है। शर्त लगाओगे तो हम आपको किताब रिलीज़ करने की अपनी इजाज़त दे देंगे। इससे जो पब्लिशर है जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसका पब्लिशर का नाम है हार्पर कॉलिंस, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा साहब लिख देंगे, हमारा क्या जा रहा, हमें क्या दिक्कत हो रही, हमारी किताब तो छप जा। तो ये शर्त के साथ इनको इजाज़त दे दी। बता दें संचित गुप्ता नाम के एक शख्स हैं जो आसाराम के साथ सहयोगी हैं। उनका कहना है साहब इस किताब से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वाकया एक पोर्टल पे लिखा गया, जब मैंने पढ़ा मेरे तोते उड़ गए। मुझे लगा अरे ये ज़रा सा टुकड़ा ये बयान कर रहा है तो पूरी किताब में मेरी क्या हालत करी होगी, ये मेरी बड़ी मानहानि होगी इस किताब के आने से, इसलिए इस किताब पर रोक लगाई जाए। तो भैया पटियाला उसने मान लिया, हाई कोर्ट ने ना माना, हाई कोर्ट ने रोक हटा दी। आप भी पढ़िएगा, देखिएगा क्या सच्चाई है, क्योंकि पब्लिशर का दावा है कि आसाराम से जुड़े हुए सच्चाई के करीब पहलू जो हैं उसने इस किताब में शामिल किए हैं। बड़ी धांसू खबर रखने जा रहा हूं जी, ध्यान से सुन लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम प्रयागराज हाई कोर्ट करने की मांग हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अब ये हाई कोर्ट एक ही लाइन में 3 बार आ गया, थोड़ा ध्यान से सुन लो। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी एक बेंच है जिसे हम लखनऊ हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ 150 किलोमीटर में 2 जगह हाई कोर्ट हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले घुटने रगड़ रगड़ के मर गए जी, हमारे यहाँ हाई कोर्ट बना दो, हम तो सहारनपुर से इलाहाबाद जहाँ 700 किलोमीटर बैठे हैं, हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे इतना। यहाँ तो 150 किलोमीटर में 2 जगह मजा दे रहे हाई कोर्ट का और हमें यहाँ 700 किलोमीटर से ढुलवा रहे। या उससे पहले की आप कल्पना करो, जिस वक्त उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में होता था तो वो पहाड़ पे से आदमी 1000 किलोमीटर 15 किलोमीटर से ऊपर इलाहाबाद जाया करता था, लेकिन उनकी सुने कौन, पैसा कमा के पश्चिम उत्तर प्रदेश देवे खरब जो है
खर्च जो है वो पूरब बाड़ों पे सरकार करे, क्योंकि सरकार वहीं बैठी, सारा सिस्टम वहीं बैठा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए उत्तर प्रदेश को मांग की जाती है कि अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए, 4 अलग प्रदेश बना देने चाहिए। तो लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच के सामने एक मामला पहुंचा। एक वकील महोदय जो वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने जाके एक पिटीशन दाखिल कर दी। उनका नाम है अशोक पांडे। उन्होंने कहा, साहब जब सरकार इसका नाम बदलकर इलाहाबाद से प्रयागराज कर चुकी है पूरे शहर का, तो अब हाईकोर्ट का नाम भी बदल देना चाहिए। जिस पर लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार और उनके साथ जस्टिस DK सिंह ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हो, आपको छोड़ दे रहे हैं, पिटीशन आपकी खारिज कर रहे हैं। कोई और होता ना तो ठोक देते जमा के पेनल्टी। ये पिटीशन आपकी दिखा रही है, बता रही है कि आप सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए आ गए हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये काम विधायिका का है, नाम बदलना ना बदलना ये काम हमारा नहीं है, आपको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ आए हैं तो ये स्टंटबाजी साफ दिखाई देती है। ये कहते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया। बता दें आपको, 16 अक्टूबर 2018 का वह दिन था जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। वैसे इससे भी ज़्यादा बता दूँ जी, बॉम्बे का नाम मुंबई हो चुका है, लेकिन हाईकोर्ट का नाम आज भी बॉम्बे है जी। चेन्नई, मद्रास का नाम चेन्नई हो चुका जी, लेकिन आज भी हाईकोर्ट का नाम मद्रास हाईकोर्ट बोला जाता है। वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो रही, इसे घनी दिक्कत हो रही है अशोक पांडे जी को। अगली खबर का रुख कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका। पहले आप सुधा भारद्वाज को जान लीजिए। पेशे से एडवोकेट हैं और वो कहती हैं कि वो आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करती हैं। नाम भी सुधा भारद्वाज है, यानी कि ब्राह्मण है, और वकील भी हैं। दो चीज़ें होने के बाद भी ये महिला पिछले काफ़ी समय से जेल में बंद है। अब समझ लीजिए जेल में क्यों बंद है। महाराष्ट्र के कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी, एल्गार परिषद वाला मामला जो है, उसमें इनको आरोपी बना रखा है और इनको जेल में डाल रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को इनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके खिलाफ ये पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी आप जो ये मेडिकल के आधार पे ग्राउंड बना के मेडिकल का जमानत मांग रही हो, ये आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि NIA ने जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक आपका शुगर भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक। आप मेरिट पे क्यों नहीं आ जाती हैं जमानत लेने के लिए? जमानत की आपकी याचिका, आपकी पिटीशन जो है वो मेरिट के आधार पे क्यों नहीं दाखिल करती हैं आप? ये इधर उधर घुमा के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर क्यों करती हैं? ये कहना है जस्टिस यू ललित की बेंच का, और उन्होंने ये कहते हुए इनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें आपको, जब से महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है और उसने ये जरा सी एक सुगबुगाहट शुरू की थी कि हम कोरेगांव हिंसा मामले की जांच के लिए एक अलग से SIT बना सकते हैं, तब से ही मोदी सरकार हरकत में आ गई और उसने इस मामले की जांच NIA को सौंप दिया। मान लीजिए इसमें आतंकवाद का भी मामला है, और उसके बाद NIA जो है वो नए नए लोगों को उठा के जेल में डाल रही है। महीनों से, सालों से ये लोग जेल में पड़े हैं। अब यहाँ NIA का क्या कहना है? NIA कह रही है कि जिस तरीके से हम वरवर राव को मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, जो इस मामले में जेल में बंद है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आई तो सुधा भारद्वाज को भी हम मेडिकल जो है सुविधाएं दे सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 22 अक्टूबर तक जेल भेज दिए गए हैं डॉक्टर उमर खालिद। जी हाँ, बता दें आपको, 13 सितंबर को दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में UAPA धारा के तहत गिरफ्तार हुए डॉक्टर उमर खालिद, जो JNU के स्टूडेंट हैं, उनको अब 22 अक्टूबर तक जेल के लिए भेज दिया गया है। अभी तक उनको पुलिस की कस्टडी में दे रखा था। पुलिस ने कहा, जी ना, आप हमें कोई पूछताछ न करनी जी, इन्हें जेल भेज दो। तो कोर्ट ने कहा, ठीक है भैया, जेल भेज देते हैं। तो इनको अब जेल भेज दिया गया है 22 अक्टूबर तक के लिए। कल हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, शुक्रवार का दिन है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परसों सुबह, शनिवार की सुबह आपसे मुलाकात होगी, अगर उस मालिक का करम रहा तो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल